हेलो व्यूअर्स, आप सबका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 चल रहे हैं, जिसमें मतदान का कार्य पूरा हो चुका है और अब 2 मई को मतगणना होनी है। तो पंचायत चुनावों की मतगणना किस प्रकार होती है उसके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो के देखने के बाद फिर आपको कोई शंका नहीं रहेगी किसी चीज़ में कि किस तरह से मतगणना की जानी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की जानकारीपूर्ण वीडियोस मिलते रहते हैं। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मतगणना के लिए जो ड्यूटी होती है वो रिसीव आपको लास्ट मोमेंट पे भी हो सकती है, क्योंकि इसमें मात्र 2 घंटे का प्रशिक्षण होता है और एक ही प्रशिक्षण दिया जाता है। और कोई इसमें बड़ा ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई नियम कानून और इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसलिए जैसे काउंटिंग अगर मान लिया सपोज़ 2 मई को है तो प्रशिक्षण आपका 1 मई या 30 अप्रैल, ये मतलब 1-2 दिन पहले प्रशिक्षण कराया जाएगा और उससे 1 दिन पहले तक भी आपकी पास ड्यूटी आ सकती है। तो इसलिए कोई बहुत पहले से ड्यूटी इसमें नहीं दी जाती हैं, तुरंत ड्यूटी आती है। तो जैसे ही आपको ड्यूटी अपना ऑर्डर मिले आप उसे रिसीव करें और जो ट्रेनिंग का टाइम दिया है, जो स्थान दिया है, वहाँ पर जा कर के ट्रेनिंग लें। ट्रेनिंग लेने के बाद आपको जिस दिन मतगणना है उस दिन सुबह मतगणना स्थल पर पहुंचना होगा। तो इसमें मैं बता दूं कि मतगणना में ऐसा मत सोचिएगा जैसे कि पार्टी रवानगी या मतदान के टाइम पे जो है वो टाइम तो दिया रहता है 6 बजे, लेकिन लोग पहुंचते रहते हैं 12-1 बजे तक। वैसा चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं चलता यहाँ पे। जितना टाइम आपको दिया गया है मतगणना केंद्र पर पहुंचने का, अगर 8 बजे है तो उसका मतलब 8 बजे है। 8 बजे तक आप हर हालत वहाँ पे पहुँच जाएँ। तो इसमें ऐसा नहीं चलता है कि 8 बजे का मतलब 8:30 पौने 9, क्योंकि 8 के बाद थोड़ा टाइम और लगा करके फिर उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट कर दी जाती है। काउंटिंग तभी स्टार्ट होगी जब सारी टेबल पूरी भर जाएंगी, सारे लोग प्रेजेंट हो जाएंगे, रिज़र्व से अपॉइंट कर दिया जाएगा, उसके बाद जो है वो तब काउंटिंग शुरू होगी। ऐसा नहीं है कि 3 लोग आ गए वो करना शुरू कर दें और चौथा जो है बाद में पता लगा 10 बजे आ रहा है। तो इसलिए अगर आप 8 बजे या 8:15 तक नहीं पहुंचते हैं तो इसका मतलब आप एब्सेंट अपने आप को मान के चलें। तो ये विशेष बात है जो यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको, कि जितना टाइम दिया गया है 8 बजे का टाइम है तो 8 बजे ही आपको पहुँचना है वहाँ पे। आइए अब देखते हैं मतगणना केंद्र की क्या व्यवस्था होती है, स्थितियाँ कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर होती हैं। तो एक कक्ष तो निर्वाचन अधिकारी के लिए बनाया जाता है। एक कक्ष जो है वो जिला निर्वाचन अधिकारी या प्रेक्षक के लिए होता है, जो ऑब्जर्वर अपॉइंट होता है उस मतगणना केंद्र के लिए। एक मीडिया कक्ष होता है जहाँ पे मीडिया से आए लोग बैठते हैं। एक सुरक्षा कार्मिक कक्ष होता है जिसमें कि सिक्योरिटी में जो लोग लगे हुए हैं वो बैठते हैं। और एक लेखन सामग्री कंप्यूटर कक्ष होता है जहाँ पे फीडिंग चलती रहती है। और फिर मतगणना कक्ष होता है जिसमें कि गणना करने के लिए मेज़ें होती हैं, कुर्सियाँ बैठने के लिए होती हैं, बैरिकेटिंग लगी होती है ताकि एजेंट एक तरफ रहें और मतगणना कर्मी दूसरी तरफ रहें। तो ये इनकी व्यवस्था क्या होती है, आइए मैं उसको भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये मतगणना कक्ष की स्थिति है। यहाँ पर देखिए ARO की टेबल पड़ी हुई है और यहाँ पर एजेंट वगैरह 1-2 बैठ सकते हैं। वैसे मेन जो एजेंट होते हैं जो वो पूरे टाइम मौजूद रहते हैं, उनका देखिए यहाँ पे एंट्री यहाँ से है, यहाँ से आएंगे वो इस तरफ, और इस तरफ से जो है ये इधर से आएंगे, ये यहाँ से आएंगे। जबकि ये मतगणना कार्मिक जो हैं उनके लिए प्रवेश द्वार जो है वो ये यहाँ से ऐसे होगा और यहाँ से एक तरफ से होगा या फिर दोनों तरफ से भी हो सकता है। बाकी जो मतपत्र वगैरह सील होंगे उनके लिए दूसरे लोग रहते हैं, उनकी टेबल इधर पड़ी रहती है, ये इस साइड में पड़ी रहती है। ये इस तरह से देखिए ये टेबल पड़ी हैं, इन पे जो है वो काउंटिंग होगी। ये इस तरह से टेबल है। यहाँ पे एक जो है वो श्याम पट रहता है, मतलब एक वाइट बोर्ड रहेगा या ब्लैक बोर्ड रहेगा जिस पर कि जो रिज़ल्ट आएगा उसके बारे में लिखा जाता रहेगा कि किस चरण में क्या कितने कितने किसको वोट मिले। तो ये इस तरह से मतगणना कक्ष का ये व्यवस्था रहती है। आइए देख लेते हैं मतगणना स्थल पर कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। एक तो जिस वाहन से आप जाएंगे उसकी पार्किंग की व्यवस्था भी रहेगी वहाँ पे। और क्योंकि उन दिनों लॉकडाउन भी है, जैसे संडे में काउंटिंग है तो लॉकडाउन है, तो इसलिए अगर आपको टेम्पो वगैरह नहीं मिलता है आने जाने के लिए तो आप अपने वाहन से अगर आएंगे तो उस केस में पार्किंग की व्यवस्था आपको मिलेगी। फिर
उपस्थिति के लिए काउंटर होगा जहाँ पर आप अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। रिज़र्व के लिए एक अलग कक्ष रहेगा। सुरक्षा कर्मियों के लिए कक्ष रहेगा। खाने पीने की व्यवस्था के लिए अलग पंडाल लगाया जाएगा जिसमें कि आपका नाश्ता, खाना पीना ये सब बनाया जाएगा। निर्वाचन परिणाम उद्घोषणा हेतु पब्लिक एड्रेस सिस्टम, एक मतलब लाउड स्पीकर रहेगा जिससे कि अनाउंस किया जाएगा। पेयजल व शौचालय की व्यवस्था भी रहेगी। निर्बाध विद्युत आपूर्ति व प्रकाश व्यवस्था रहेगी। इसमें करते ये हैं कि नियम ये है कि एक जनरेटर रहता है वहाँ पे हमेशा, और जिसको कि शाम के 4 बजे एक बार चला दिया जाता है तो फिर वो अनवरत चलता ही रहता है। उसको ऐसा नहीं करते कि लाइट जाएगी तब हम उसको स्टार्ट करेंगे, शाम 4 बजे से वो लगातार चलता ही रहेगा। पंखे, कूलर इत्यादि की व्यवस्था भी होती है मौसम के हिसाब से, और साथ ही साथ प्राथमिक चिकित्सा व एम्बुलेंस की व्यवस्था ये भी रहती हैं यहाँ पे। तो ये जन सुविधाएं हैं जो मतगणना स्थल पर आपको मिलती हैं। आइए देख लेते हैं मतगणना टेबल पर कौन कौन सी सामग्री आपको वहाँ पे मिलेगी। बॉल पॉइंट पेन मिलेंगे आपको 4 लगभग, सादा कागज़ मिलेंगे 5 लगभग, गीला स्पंज या अथवा छोटे प्याले में पानी 4 अदद, मतलब मतपत्रों को काउंट करने के लिए स्पंज गीला करके दे देंगे ताकि जैसे नोट गिनते जिससे कि गीले हाथ गीले करने के लिए, वैसे ही व्यवस्था रहती है यहाँ पे। धागा 2 गोले, रबर बैंड 50 ग्राम। रबर बैंड इसलिए ताकि 50-50 की जब गड्डियाँ बनाएंगे मतपत्रों की तो उनको बांधने के लिए यूज़ करते हैं। पेपर वेट अथवा पत्थर के टुकड़े 8 अदद। मतगणना प्रपत्र आवश्यकतानुसार जो फॉर्मेट्स होंगे जिन पे आप रिज़ल्ट भरेंगे। गणना पर्ची 40 अदद। ब्लेड 1 अदद। आलपीन का पत्ता 1 अदद। ये चीज़ें लगभग आपको मिलेंगी, कुछ घट बढ़ सकती हैं सिचुएशन के हिसाब से, वो एक अलग मैटर है। बाकी मतपत्रों को सील करेंगे जब गणना का वो समाप्त हो जाएगी, उसके बाद उनको सील करने के लिए ये जो मटेरियल है ये आज से आपको मतलब नहीं है, ये एक अलग टेबल पे रहेगा, इसके लिए अलग लोग रहते हैं जो सील करते रहते हैं। तो आपको मतगणना करनी है, इससे कोई मतलब नहीं है आपका, इसलिए हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके बाद मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से होगी, तो उससे भी आपको खैर कोई ख़ास मतलब नहीं है। एजेंट वेजेंट कैसे बनाए जाएंगे, क्या होगा, उससे भी आपको मतलब नहीं है, तो इसलिए इस पर भी कोई ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हम। आप चाहें तो इसको स्क्रीन को पॉज करके और देख सकते हैं इसे। इसके बाद है मतगणना स्थल पर कौन कौन से व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं, इसमें भी आपका हेडेड नहीं है। आप यदि पीठासीन हैं तो होते जब मतदान हो रहा था तब आपको ध्यान रखना था इस बात का, लेकिन अब आप चूँकि काउंटिंग करनी है आपको, तो आपको इस सब चीज़ों से मतलब नहीं है। ये सब देखने वालने के लिए लोग अलग लोग हैं यहाँ पर, तो इसलिए अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं स्क्रीन पॉज करके, मैं इसके ऊपर ज़्यादा वेटेज नहीं दे रहा। इसके बाद देखिए मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति कैसे की जाएगी, इसमें भी हमारा कोई रोल नहीं है। तो मतगणना करनी है हमें, इन सब चीज़ों से कोई ख़ास मतलब नहीं है, तो इसलिए केवल इन्फॉर्मेशन के लिए सामने है आपके, आपको ज़्यादा इससे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। अब आइए देखते हैं मतगणना व्यवस्था संबंधी सामान्य निर्देश। प्रत्येक मतगणना कक्ष से मतगणना प्रारंभ होने से समाप्त होने तक अनवरत मतगणना की वीडियोग्राफी कराई जाएगी, इससे भी आपका कोई मतलब नहीं है। अब एजेंट और मतगणना कार्मिक के बीच बैरिकेडिंग कराई जाएगी तथा जाली लगाई जाएगी, इस ये भी लगी होगी अपने आप से, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इससे आपका रोल नहीं है इसमें कोई। मतगणना कार्मिकों की 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई जाएगी। दूसरी शिफ्ट के कार्मिक रात्रि 8 बजे से कार्य की समाप्ति तक कार्य करेंगे। ये उम्मीद है कि अगर 2 शिफ्ट में अगर काम चलेगा तो उस पूरा हो जाएगा, तो इसलिए जो लोग सुबह 8 बजे ड्यूटी पे आएंगे वो रात के 8 बजे फ्री हो जाएंगे, और रात के 8 बजे से जो दूसरी शिफ्ट के लोग आएंगे वो जब तक कार्य समाप्त नहीं हो जाता, अब वो चाहे रात के 1 बजे हो जाए, 2 बजे हो जाए, या सुबह 8-9 बजे तक चले, तो वो वही कार्य करते रहेंगे। या फिर हो सकता है अगले दिन अगर दोपहर 12 बजे तक भी काम करना पड़े तो वही लोग करेंगे। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि कैसी मतगणना चल रही है, कितनी देर लग रही है। ज़्यादातर ये काम जो है वो वैसे रात के 10-12 बजे तक से ख़त्म हो जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जिन लोगों ने दिन भर काम किया है उन्हीं से 1-2 राउंड और लगवा लिए जाते हैं और काम ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि नया आदमी जो होता है उसको पूरी व्यवस्था बदलने में, हर एक को अलग करना, फिर बाहर निकालना, फिर दूसरी पाली के लोगों की अटेंडेंस लेकर के उनको पूरा करना रिज़र्व से, फिर बैठाना उन्हें, इस काम में बहुत टाइम लगता है। तो 1-2 घंटे तो इसी में लग जाएंगे कि दूसरी पाली को एडजस्ट करने में, तो इससे बेटर है कि उस 1-2 घंटे में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं से और एक्स्ट्रा काम करा के और मतगणना ही ख़त्म कर दी जाए।
तो जो जैसी सिचुएशन रहती है, लेकिन जिसकी दूसरी शिफ्ट में ड्यूटी है, पहुंचना उसे पड़ेगा ही पड़ेगा। अगला पॉइंट है, देखिए, मतगणना स्थल के भीतर मोबाइल नहीं ले जा सकते आप। ये भूल कभी ना करें। और या तो अपने बाइक की डिग्गी में या कहीं पर भी मोबाइल या लेके ही ना जाएं। मतलब जैसा भी रखें, यहाँ वहाँ पर कोई ऐसा व्यवस्था नहीं रहती है कि मोबाइल आप जमा कर लें या 100 रुपये दे करके या 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये दे करके, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रहती है। इसलिए बेटर है कि आप मोबाइल ना ही ले जाएं, वही बेटर है। आइए अब देखते हैं मतगणना किस प्रकार करी जाएगी। तो सबसे पहला काम है, जब आपकी टेबल पे मतपेटिका आ जाएंगी तो मतपेटिकाएँ जो हैं वो किस प्रकार आएंगी, उनका क्रम भी देख लीजिए। एक कागज़ पे उसे नोट करके आपके पास टांग दिया जाता है कि आपको जो है वो इस बूथ की जो है वो काउंटिंग करनी है। तो जब भी आपके पास टेबल पे आती है मतपेटी, तो आप सबसे पहले उससे मिलान कर लें। उसके ऊपर जो पते की चिट लगी होगी या मतपेटी का लेबल लगा होगा, पीठासीन लगाता है, तो उसमें से मिला लें कि जो बूथ आपके टेबल पे अलॉटेड है उसी बूथ से रिलेटेड मतपेटी आई है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई और आ गई है। और अगर इन मतपेटिकाओं में कोई गड़बड़ी है तो उस केस में आपने ARO वगैरह को तुरंत इन्फॉर्म करें। एक बार जब आपने जांच लिया कि मतपेटी सही है, तो उसके बाद उसे खोल करके सभी मतपत्र मेज पर निकाल लेंगे आप, और जो एजेंट होंगे उनको ये दिखा देंगे कि हाँ, मतपेटिकाएँ जो हैं आपने बिल्कुल खाली कर दी हैं। ध्यान रखें कि कोई भी मतपत्र जो है वो ऐसा ना करें कि निकलते टाइम गिर जाए। अगर गिर जाता है साइड में कहीं पे तो तुरंत उसे उठा लें, क्योंकि बाद में फिर जो है वो लड़ाई की जड़ बनता है वो चीज़। तो इसलिए कोशिश करें कि वो गिरने ही ना पाए, और गिरे तो तुरंत उठा लें उसे। इसके बाद अब क्या करेंगे कि मतपेटी से निकाले गए मतपत्रों को उनके पद के अनुसार रंगवार अलग अलग छँटनी कर ली जाए। देखिए, सबसे आसान होता है पहले कलर वाइज। हमें पता है कि सदस्य ग्राम पंचायत का सफ़ेद होगा और प्रधान का हरे रंग का होगा, क्षेत्र पंचायत सदस्य का नीले रंग का, और जिला पंचायत सदस्य का गुलाबी रंग का होता है। तो इस तरह से रंग से जो है वो सबसे पहले अलग अलग कर लें आप। और फिर पदवार, वार्डवार 50-50 मतपत्रों की गड्डी लगा ली जाए। अंतिम गड्डी में 50 से कम मतपत्र हो सकते हैं, उनकी स्लिपों पर मतपत्रों की संख्या लिख दी जाएगी। जैसे मान लिया, सपोज़ करिए प्रधान का आपने लगाया, तो 3 गड्डी तो पूरी पूरी हो गई 50-50 की, और चौथी गड्डी में 20 ही हैं। तो 50-50 की जो गड्डी हैं उन पे तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस पे कम है उस पे 20 आप लिख देंगे ऊपर। तो काउंटिंग के टाइम पे अब आपके पास ये रहेगा कि 3 गड्डी 50-50 की, यानी कि 150, और 20 अलग से हैं, तो यानी कि 170 वोट, 170 मतपत्र जो है प्रधान के पद के लिए निकले वहाँ से। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप मतपत्र लेखा जो था वो जो आया था उसके साथ, उसके भाग 2 पर जो है भर लेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से भरा जाएगा। देखिए, ये इस तरह से भरा जाएगा। मतपेटिका में पाए गए कुल मतपत्रों की संख्या। हो सकता है पीठासीन ने कुछ और एंट्री करी हो और आपके में कुछ कम निकलें, तो अगर कोई अंतर है तो उल्लेख कर दें, यहाँ पे कर देंगे कि हाँ भाई इतने ज़्यादा निकले या इतने कम निकले। स्थान, दिनांक और गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ पर गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर हो जाएंगे और ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि पहले मतपेटी से टोटल मत काउंट करने हैं, टोटल वोट्स काउंट करने हैं, और पेटी में जितने पदों के लिए वोट पड़े रहेंगे उन सब के लिए जो है मतपत्र लेखा जो है वो वहाँ पे लगा होगा साथ में। तो इस वजह से जो है वो आप हर एक के लिए ये काम कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि प्रधान के लिए 170 वोट पड़े हों और क्षेत्र पंचायत के लिए 165 ही पड़े हों, 5 बैलेट पेपर इधर उधर मिस हो गए हों। तो जैसी जो जिसकी सिचुएशन है उसके बैलेट पेपर अकाउंट के सेकंड पार्ट में ये इस तरह से फिलअप कर देंगे आप। यहाँ पर ये भी ध्यान देने योग्य है कि अगर वार्ड जो है आप चेक कर लेंगे, मतपत्र के पीछे जो सुभिन्नक मोहर होती है, तो उस पर वार्ड अगर अलग अलग हैं तो वार्ड वार भी आपको वो गड्डियाँ अलग अलग बनानी पड़ेंगी। सदस्य जो ग्राम पंचायत है और सदस्य क्षेत्र पंचायत में ऐसा हो सकता है कि आपको जो है वो वार्ड मिल जाएं, तो पदवार और वार्डवार ये गड्डियाँ इस तरह से बनानी है आपको। साथ ही साथ गड्डियाँ बांधते टाइम ये ध्यान रखा जाएगा कि क्या कोई मतपत्र निम्न आधारों में से किसी भी आधार पर रद्द करने योग्य तो नहीं है। मतलब ये कंडीशंस इस तरह से हैं, जब सामने की ओर कोई भी निशान न लगा हो, मतलब बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया हो। निशान इसके प्रयोजनार्थ दिए गए उपकरण से भिन्न उपकरण या तरीके से लगाया गया हो, मतलब एरो क्रॉस सील से न लगा करके किसी और चीज़ से अंगूठा लगा दिया या कुछ और लगा दिया, तो ये भी रद्द हो जाएगा। जब निशान खाली स्थान पर अर्थात पृष्ठभाग पर या पूरी तरह से उपेक्षित स्थान पर लगा है,
मतलब बैलेट पेपर पे कोने में कहीं पे लगा दिया जा करके, या जब कोई दो या अधिक प्रत्याशियों के सामने निशान लगे हों, दो लोगों को वोट दे दिया उसने, जब उस पर कोई लेख या निशान हो जिससे मतदाता की पहचान हो सकती हो, उसने अपना नाम भी लिख दिया हो पेन से साथ में, या फिर जब मतपत्र इतना कटा फटा हो कि इसकी पहचान न की जा सकती हो, जब मतपत्र प्रमाणित ना हो या वह नकली हो। नकली का मतलब ये हो गया, कई बार ऐसा होता है कि लोग प्रचार के लिए अपना अलग से बैलेट पेपर भी छपवाते हैं उम्मीदवार, कोई वही बैलेट पेपर अपने घर से ले आया हो, उसी पे मोहर दे के दे दिया हो उसने, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसका श्योरिटी आप उससे करेंगे कि पीठासीन के साइन होने चाहिए पीछे। नकली मतपत्र पे ना तो सुभिन्नक मोहर होगी, ना ही पीठासीन के साइन होंगे। निशान जो है चुनाव चिन्ह को विभाजित करने वाली रेखाओं के मध्य अंकित किया गया हो, तो भी उस केस में आप उसको निरस्त कर देंगे। मैं इन चीज़ों को एग्जाम्पल से शो करता हूँ आपको। देखिए इसमें लिखा है कि पहला चुनाव निशान जो है वो चुनाव चिन्ह को विभाजित करने वाली रेखाओं के बीच में अंकित है। हालांकि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे यहाँ पे लगा दिया उसने अपना निशान, यहाँ लगा दिया, तो ये सब जो है वो इनवैलिड माने जाएंगे। इसके अलावा है मतदाता की पहचान के साथ निशान। मोहर तो लगाया उसने, लेकिन साथ में उसने अपना नाम भी लिख दिया मोहनलाल। तो मोहनलाल नाम लिखने का मतलब ये होगा कि वो उसने अपना पहचान छोड़ दी है, और इस वजह से ये मतपत्र भी इनवैलिड हो जाएगा। साथ ही साथ दो या अधिक प्रत्याशियों के सामने निशान हो, जैसे ये इसने कार पे भी लगाया है और बाल्टी पे भी लगाया है, तो इसलिए ये मतपत्र इनवैलिड हो जाएगा। कोई निशान न लगाया हो, देखिए किसी को भी वोट नहीं दिया, इसका मतलब ये भी जो है वो रद्द हो जाएगा। ये जो अस्वीकृत मतपत्र होंगे उनको एक अलग बंडल में आप रख देंगे, और फिर ये जो वैध और अवैध मतपत्र निकले हैं इनकी सबकी जो है प्रविष्टि गणना पर्ची प्रपत्र 43 में की जाएगी। यही प्रक्रिया शेष मतपेटिकाओं के साथ अलग अलग कर ली जाएगी। अगर एक ग्राम पंचायत पे मान लिया सपोज़ 2 बूथ थे या 3 बूथ थे, तो तीनों के साथ पहले आप इस तरह से गड्डियाँ बना लेंगे, और फिर उपरोक्त कार्रवाई पूरी हो जाने के पश्चात पदवार मतगणना प्रारंभ की जाएगी। उससे पहले मैं आपको मतगणना पर्ची ये इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए प्रपत्र 43 गणना पर्ची है, और इसमें जो है वो सबसे ऊपर ये इन्फॉर्मेशंस आ जाएंगी। ग्राम पंचायत, मतदान स्थल क्रमांक, गणना के लिए प्राप्त मतपत्रों की संख्या, बंडलों की संख्या, कुल मतपत्रों की संख्या, इसमें क्रमांक, उम्मीदवार का नाम, वैध मतपत्रों के बंडलों की संख्या, वैध मतों की संख्या, संदिग्ध मतपत्रों की संख्या, अस्वीकृत मतपत्रों की संख्या, उनका टोटल, और फिर यहाँ पे सिग्नेचर करके आप ARO को दे देंगे। तो अभी तो आप गणना पर्ची में केवल वैध और संदिग्ध के टोटल की काउंटिंग कर पाएंगे। बाकी अभी पदवार जो है वो किसको किसको कितने वोट मिले वो तो नहीं भर पाएंगे। वो सारी कार्रवाई अब से स्टार्ट होगी। उपरोक्त कार्रवाई पूरी हो जाने के पश्चात पदवार मतगणना प्रारंभ की जाएगी। अब एक्चुअल काउंटिंग जो आती है, अभी तक तो आपने टोटल बैलेट्स काउंट किए हैं, अब पदवार मतगणना किस प्रकार आएगी देखिए। सर्वप्रथम ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए डाले गए मतपत्रों की गणना वार्ड वार की जाएगी। सबसे पहले आप जो है वो सफ़ेद रंग के जो होंगे, और वो भी ध्यान दीजिएगा वार्ड वाइज ही होंगे, और इनकी गणना करेंगे आप, और इसकी सूचना जो है प्रपत्र 44 पे भरेंगे। ये वार्ड छोटे छोटे होते हैं, तो आपकी ही टेबल से इसका रिज़ल्ट निकल जाएगा एक तरह से। इसके लिए 2-3 टेबल मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक टेबल से ही रिज़ल्ट जो है वो निकल जाता है। और साथ ही साथ मैं प्रपत्र 44 भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये प्रपत्र 44 है, ग्राम पंचायत सदस्य निर्वाचन। इसमें ऊपर की एंट्री भर देंगे, और जो उम्मीदवार थे उनके नाम, चुनाव चिन्ह, और उम्मीदवार के पक्ष में दिए गए वैध मतों के संख्या, मतदान स्थलवार, मतदान स्थल संख्या इतने में कितने वोट मिले, मतदान स्थल संख्या इतने से कितने वोट मिले, मतदान स्थल संख्या इतने से कितने वोट मिले, और फिर टोटल कितना रहा। इसके बाद विधि मान्य मतों की कुल संख्या, खारिज व रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या, डाले गए मतों की संख्या, निविदत, ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन भर के आप अपने साइन करके और ARO को दे देंगे जा करके। इसके बाद देखिए फिर ग्राम प्रधान पद के मतपत्रों की गणना बूथवार की जाएगी, तथा इसकी सूचना प्रपत्र 45 व 46 पर भरी जाएगी। सदस्य ग्राम पंचायत के बाद फिर प्रधान का नंबर आता है। ये देखिए प्रपत्र जो है वो 45 है, और उम्मीदवार का नाम, चुनाव चिन्ह, कितने मत पड़े हैं उसके पक्ष में, और ये प्रपत्र 46 है। ये जो है इसमें भी आपको एंट्री करनी पड़ेगी कि मतदेय स्थल संख्या इतने से इतने मिले, इतने से इतने मिले, इतने से इतने मिले।
क्योंकि प्रधान के लिए जो है वो आपको कई मतदेय स्थलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वैसे तो ऐसा करते हैं कि जनरली होता ये है कि इसका भाग 1 जो है यानी कि पिछला प्रपत्र जो है 45, ये तो गणना पर्यवेक्षक भर देते हैं, और ये वाला फिर जो है वो ARO टेबल पे तैयार होता है, क्योंकि इसके लिए कई और टेबलों के रिज़ल्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उनका सबका टोटल करके फिर ये फाइनल काम बाद में होता है। तो इसलिए आपके लेवल पे बस इतना ही काम है कि आप जो है अपना ये वाला प्रपत्र पूरा करके दे देंगे, क्योंकि देखिए गणना पर्यवेक्षक का जो है वो नाम हस्ताक्षर यहीं पे है बस इस प्रपत्र में। यहाँ पर जो है वो गणना पर्यवेक्षक से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कई सारे टेबल का रिज़ल्ट यहाँ पे मिलाया जाएगा। तो ये कंपाइल होने के बाद में तैयार होगा, इंडिविजुअल टेबल पे यही तैयार होगा। यहाँ पर डिपेंड ये भी करता है कि जो ARO है या वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से जैसा वहाँ बताया जाएगा उस तरह से आप कर दीजिएगा। इसके पश्चात सदस्य क्षेत्र पंचायत के मतपत्रों की गणना वार्ड के अनुसार की जाएगी, और इसकी सूचना भी प्रपत्र 47 व 48 पे भरी जाएगी। इनके प्रपत्र अलग हैं और इसमें वार्ड का ध्यान देना पड़ेगा आपको। सबसे अंत में सदस्य जिला पंचायत हेतु की गणना करी जाएगी, और इसकी सूचना प्रपत्र 49, 50 एवं 51 पर भरी जाएगी। ये प्रपत्र भी लगभग मिलते जुलते ही हैं, उस तरह से हैं जिस तरह से ये ऊपर वाले थे। मतपत्रों के संबंध में समस्त प्रविष्टियाँ पूरी हो जाने के बाद ही मतगणना पर्यवेक्षक के द्वारा प्रपत्र 44, 45, 47 व 49 में उम्मीदवारों के प्राप्त मतपत्रों की संख्या को दर्ज करेगा। ध्यान दीजिए, ये वही प्रपत्र हैं जिन पर कि इंडिविजुअली जो है मतगणना पर्यवेक्षक जो है भर सकता है एंट्रीज, जो उसकी टेबल पे की जा सकती हैं। बाकी जो प्रपत्र हैं वो कंपाइल होते हैं ARO टेबल पे। तो इसलिए वो जैसी सिचुएशन वहाँ पे होगी वो आपको बता दी जाएगी, वो उस हिसाब से काम कर लीजिएगा। आइए लास्ट का जो केस है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। मतपत्रों को उम्मीदवारों को दिए गए मतों के अनुसार छांट लिया जाएगा। संदिग्ध मतपत्रों को जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिए जाने वाले हों एक बंडल में अलग रख दिया जाएगा। प्रत्येक उम्मीदवार के वैध मतपत्रों को बंडलों को एक साथ बांध दिया जाएगा और उस पर गणना पर्ची लगा दी जाएगी, जिसमें उस बंडलों की कुल संख्या, उम्मीदवार का नाम लिखा होगा। संदिग्ध मतपत्रों का अलग बंडल बना जाएगा, उस पर पर्ची लगाई जाएगी और उस पर्ची पर संदिग्ध मतपत्र और उसकी कितनी कुल संख्या है ये सब लिख दिया जाएगा। उसके बाद जो है वो ग्राम पंचायत सदस्यों के व प्रधानों के मतों का विवरण भी प्रपत्र में अंकित किया जाएगा, और उसके बाद क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सदस्यों का भी विवरण अंकित कर देंगे। अब इसके बाद गणना मेज से आपकी टेबल से जो गणना पर्ची और मतपत्रों के बंडल, ये जो चीज़ें हैं वो गणना पर्यवेक्षक अस्वीकृत किए जाने वाले मतपत्रों का बंडल और गणना पर्ची के साथ विभिन्न उम्मीदवारों के वैध मतपत्रों के बंडलों को निर्वाचन अधिकारी को दे देंगे। मतलब सारे बंडल्स जो हैं वो ARO को पकड़ा देंगे आप। अब ARO जो है उसमें वैध और संदिग्ध मतपत्रों की जाँच करेगा, वह अंतिम आदेश पारित करेगा। जैसे हो सकता है कोई मतपत्र आपके हिसाब से संदिग्ध है, मतलब वैलिड नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि ये वैलिड है, तो वो उसमें फेरबदल कर सकता है और जहाँ कहीं आवश्यक होगा गणना पर्ची में संशोधन करेगा। मान लिया 2 वोट उसने वैलिड मान लिए, तो वो उस हिसाब से गणना पर्ची में संशोधन करेगा और इस संबंध में एक संक्षिप्त टिप्पणी भी अभिलेखित करेगा। देखिए कुछ रूल्स और हैं, वोट किसको दिया है कैसे पता करेंगे। मतपत्र में उम्मीदवार के प्रतीक के सामने चिन्ह लगाया जाना चाहिए। नियमों में निर्वाचक के लिए अनिवार्य नहीं है कि वह केवल चुनाव चिन्ह के ऊपर ही मोहर लगाए। यदि चिन्ह अन्यत्र लगाया गया है और उचित रूप से स्पष्ट है कि वह उस पर्टिकुलर उम्मीदवार को मत देना चाहता है, तो उम्मीदवार के लिए मत की गणना की जाएगी। मतलब उस खाने में कहीं भी लगा है और साफ पता लग रहा है कि इसको दिया गया वोट, तो माना जाएगा उसे। उसके बाद एक निर्वाचक किसी उम्मीदवार के प्रतीक के सामने एक से अधिक चिन्ह लगा सकता है। उससे ना तो मतपत्र अमान्य होगा और ना ही प्रश्नगत उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया मत अवैध होगा। मतलब एक बैलेट पेपर में 2 निशानों के ऊपर मोहर लगा दी तब तो वो इनवैलिड है, लेकिन अगर एक ही खाने में वो 3-4 बार मोहर लगा देता है तो वो वैलिड माना जाएगा, और जिसके खाने में लगी है मोहरें वो 3-4, उसी को वोट दिया हुआ माना जाएगा। इसके बाद है, यदि मूल निशान वास्तव में एक उम्मीदवार के स्तंभ में लगाया गया है परंतु मोड़ने के फलस्वरूप किसी अन्य उम्मीदवार के रूप में उसमें जो है वो उसका इम्प्रेशन चला जाता है, इंक, तो ऐसा मत मूल निशान के उम्मीदवार के पक्ष में ही दिया गया माना जाएगा। तो अगर उसकी छाया कहीं और पड़ती है निशान की तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप वैलिड मानेंगे। एक और नियम है, देखिए, अगर कोई चिन्ह इस प्रकार लगाया गया है कि उसका एक भाग 2 उम्मीदवारों को विभाजित करने वाली रेखा को छूता है या पार करता है,
तो भी ये संदिग्ध नहीं होगा। यदि चिन्ह की स्थिति ऐसी है कि उससे कोई निश्चितता का सूचक होता है कि मतदाता एक खास उम्मीदवार के पक्ष में एक अपना वोट देना चाहता था, तो उस केस में उस उम्मीदवार के पक्ष में मान लिया जाएगा। मान लेते हैं जैसे सपोज़ करिए ये बाउंड्री है और ऊपर एक चुनाव चिन्ह है, नीचे दूसरा चुनाव चिन्ह है। अब उसने मोहर लगाई इस तरह कि वो थोड़ा सा जो हिस्सा नीचे आके इधर आ गया, तो इस केस में जो है वो ऊपर वाले को वोट दिया हुआ माना जाएगा। इसके बाद निवेदित मतपत्र वाले कोई भी लिफाफे ना तो खोले जाएंगे और ना ही उसमें रखे मतपत्रों की गणना की जाएगी। सारे मतपत्रों की गणना समाप्त होने पर तथा संदिग्ध मतपत्र प्राप्त हो जाने पर उनके निर्धारित प्रपत्रों में प्रविष्टियों को कर लिए जाने तथा उनका सत्य परीक्षण हो जाने के पश्चात IRO जो है समस्त मतपत्रों तथा अन्य कागजात को एक पैकेट में रख देगा। देखिए, इसके बाद से अब ARO लेवल की बातें हैं। आपको अपने टेबल पे जो काम करना है वो मेनली बस इतना ही होता है। तो इसी के साथ मतगणना के बारे में जो प्रशिक्षण है इसका ये वीडियो कंप्लीट होता है। और हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि छोटी से छोटी बात आपसे डिस्कस करें, लेकिन फिर भी कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो छूट जाती हैं। तो उनके बारे में अगर आपके कोई प्रश्न है या क्वेरी है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है वो उससे मुझसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बातों का आंसर कर सकें। साथ ही साथ देखिए, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय काल परिस्थिति पर निर्भर करती हैं। जहाँ पर आप काउंटिंग कर रहे हैं, जिस ब्लॉक में कर रहे हैं, वहाँ पर क्या एक टीम है, क्या ARO है, क्या वो करवा रहे हैं, वो सब सिचुएशंस जो है वो वहाँ पे जा कर के ही फेस करनी पड़ती हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपने प्रशिक्षण में ये प्राप्त किया और फिर वहाँ पे आपको कुछ थोड़ा सा अलग भी देखने को मिल सकता है। तो इतना बहुत थोड़ा बहुत फेरबदल चलता है इसमें। साथ ही साथ आप अपना प्रशिक्षण जो आपको दिया जाएगा उसको भी आप गंभीरता से लें, इस वीडियो से भी हेल्प लें और मतगणना की अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।